Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hey guys, now again we are back with a new video of Kings and Chronicle। आप सभी को पता है कि हम लोग MCQ क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने MCQ क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर 9 अब स्टार्ट कर दिया है हमने। और चैप्टर 9 आप सभी ने वीडियो देखी हो गया है होप, और अगर देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैप्टर 9 में आप देख सकते हो चैप्टर का नाम किंग्स एंड क्रॉनिकल है। आप इसे हिंदी में शासक और इतिवृत्त बोलते हैं। इसके अंदर हम पूरी तरीके से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड जितनी भी बातें थी सारी कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू के सीरीज। ओके, तो मेरा नाम विजय है गाइस एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है एग्जामिनर ने आपसे कि किसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश की शक्ति कम हो गई। देखो, ऐसा तो फैक्ट है कि 1826 के बाद मुगल एम्पायर भारत के अंदर स्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन ऐसा कोई साम्राज्य था, साम्राज्य इन द सेंस कोई ऐसा महाराजा या मैं बोल सकता हूँ मुगल डायनेस्टी का हेड जो था वो लास्ट था। उसके मरने के बाद दूसरे और राजा तो आए थे, लेकिन डायनेस्टी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रही थी। तो नाम पूछा हुआ है हमसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर सेकंड। इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिनके मरने के बाद आप देख सकते हैं 1707 में ये मरे थे। इनका कार्यकाल इतना था और इनके मरने के बाद मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गई। ऐसा नहीं था कि इनके पास राजा नहीं आए, राजा आए लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे। सो दैट इज वाई इसमें आप क्या लिखेंगे, औरंगजेब। सबसे पहला कौन था वो आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुगल वंश की मातृभाषा क्या थी। मातृभाषा इन द सेंस जब मुगल वंश आया भारत के अंदर तो उस टाइम पीरियड पे वो किस लैंग्वेज में बोला करते थे। तो मुगल वंश की एस्टैब्लिशमेंट बहादुर शाह जफर कह रहा हूं मैं, बाबर ने करी थी। और बाबर ने शुरुआती समय में टर्किश लैंग्वेज का इस्तेमाल करा। तो टर्किश लैंग्वेज जो है उनकी मातृभाषा है। टर्किश लैंग्वेज में ही बाबर के सारे कामकाज होते थे। बाद में जाके दूसरी लैंग्वेज आई, उसके बाद में जाके दूसरी लैंग्वेज आई, लेकिन उनकी मातृभाषा यानी कि मुगल डायनेस्टी की मातृभाषा जो मदर से चलती आ रही थी वो उनकी मातृभाषा कौन सी थी, टर्किश लैंग्वेज। तो आप कौन सा टिक करेंगे, इसका आंसर बी टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि टर्म ऑफ किताब खाना, किताब खाने का असल में मीनिंग क्या है इसके अंदर। तो नॉर्मल से लाइब्रेरी भाई, किताब खाना, किताब खाने का मतलब खाना, किताब खाना वाला नहीं, जहाँ पे किताबें पढ़ी जाती है वो उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा के अंदर किताब खाना बोला जाता है। और हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में उसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, हिंदी में उसे पुस्तकालय बोलते हैं। तो ये तो बहुत लॉजिक सा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। So hey guys, now again we are back with a new video of Kings and Chronicle। आप सभी को पता है कि हम लोग MCQ क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने MCQ क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर 9 अब स्टार्ट कर दिया है हमने। और चैप्टर 9 आप सभी ने वीडियो देखी हो गया है होप, और अगर देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैप्टर 9 में आप देख सकते हो चैप्टर का नाम किंग्स एंड क्रॉनिकल है। आप इसे हिंदी में शासक और इतिवृत्त बोलते हैं। इसके अंदर हम पूरी तरीके से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड जितनी भी बातें थी सारी कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू के सीरीज। ओके, तो मेरा नाम विजय है गाइस एंड यू आर वाचिंग ई पाठशाला चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है एग्जामिनर ने आपसे कि किसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश की शक्ति कम हो गई। देखो, ऐसा तो फैक्ट है कि 1826 के बाद मुगल एम्पायर भारत के अंदर स्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन ऐसा कोई साम्राज्य था, साम्राज्य इन द सेंस कोई ऐसा महाराजा या मैं बोल सकता हूँ मुगल डायनेस्टी का हेड जो था वो लास्ट था। उसके मरने के बाद दूसरे और राजा तो आए थे, लेकिन डायनेस्टी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रही थी। तो नाम पूछा हुआ है हमसे
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर सेकंड। इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिनके मरने के बाद आप देख सकते हैं 1707 में ये मरे थे। इनका कार्यकाल इतना था और इनके मरने के बाद मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गई। ऐसा नहीं था कि इनके पास राजा नहीं आए, राजा आए लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे। सो दैट इज वाई इसमें आप क्या लिखेंगे, औरंगजेब। सबसे पहला कौन था वो आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुगल वंश की मातृभाषा क्या थी। मातृभाषा इन द सेंस जब मुगल वंश आया भारत के अंदर तो उस टाइम पीरियड पे वो किस लैंग्वेज में बोला करते थे। तो मुगल वंश की स्टैब्लिशमेंट बहादुर शाह जफर कह रहा हूं मैं, बाबर ने करी थी। और बाबर ने शुरुआती समय में टर्किश लैंग्वेज का इस्तेमाल करा। तो टर्किश लैंग्वेज जो है उनकी मातृभाषा है। टर्किश लैंग्वेज में ही बाबर के सारे कामकाज होते थे। बाद में जाके दूसरी लैंग्वेज आई, उसके बाद में जाके दूसरी लैंग्वेज आई, लेकिन उनकी मातृभाषा यानी कि मुगल डायनेस्टी की मातृभाषा जो मदर से चलती आ रही थी वो उनकी मातृभाषा कौन सी थी, टर्किश लैंग्वेज। तो आप कौन सा टिक करेंगे, इसका आंसर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय द तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि टर्म ऑफ किताब खाना, किताब खाने का असल में मीनिंग क्या है इसके अंदर। तो नॉर्मल से लाइब्रेरी भाई, किताब खाना, किताब खाने का मतलब खाना, किताब खाना वाला नहीं, जहाँ पे किताबें पढ़ी जाती है वो उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा के अंदर किताब खाना बोला जाता है। और हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में उसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, हिंदी में उसे पुस्तकालय बोलते हैं। तो ये तो बहुत लॉजिक सा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1526 से लेकर 1707 तक भारत के अंदर कौन सा शासन राज कर रहा था। तो उसका सही आंसर मुगल डायनेस्टी है। मुगल डायनेस्टी इसलिए राज कर रही थी कि मुगलों ने लोधी वंश से युद्ध किया था। बैटल ऑफ पानीपत के नाम से इसे पुकारा जाता है। लेकिन जब बैटल ऑफ पानीपत बहलोल लोधी जी बाबर से हार गए थे, तो हारने के बाद सिंपल सा ये हुआ कि बाबर ने अपनी स्टैब्लिशमेंट भारत के अंदर कर ली। भारत में कब स्टैब्लिशमेंट करी, 1526 के अंदर। लेकिन लास्ट में यहाँ पे 1707 में औरंगजेब लास्ट में मर जाते हैं। उसके बाद इनका जो मुगल डायनेस्टी था कमजोर पड़ने लग गया था। और लगभग 1857 में जिस समय अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों ने अपनी पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू रूल भारत के अंदर रूल करना चालू कर दिया था। इसलिए फिर पूरी तरीके से वो साम्राज्य खत्म हो गया था। ये आप देख सकते हैं महान शासक जो बाबर थे उसके बाद अलग अलग आते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शब्द का इस्तेमाल 13वीं शताब्दी में तैमूर शासकों के लिए किसने किया था। तैमूर शासक जिस समय पढ़ा गया था यूरोपियंस ने किया था। यूरोपियंस को समझ में आया कि कहीं ना कहीं बाबर के जो एंशेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं तैमूर से रिलेटिव रखते हैं, इसीलिए शायद से ये उनके एंशेंटर हो सकते हैं। कौन, बाबर जो है, बाबर के एंशेंटर तैमूर लोग हो सकते हैं जब इनका इतिहास खंगाला गया था। सही आंसर यूरोपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी, ये मैंने अभी आपको बता दिया। बाबर का कंप्लीट नेम, फुल नेम क्या है, फुल नेम आपको बताना है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ये भी पेपर के अंदर पूछ लिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, मुगल हिस्टोरिकल टेक्स्ट हुमायूंनामा वाज रिटन बाय हूम। देखिए, मुगल ने जो भी बाबर आया, बाबर ने अपने लिए बाबरनामा लिखी, हुमायूं आया उसने हुमायूंनामा लिखी, शाहजहां आया उन्होंने बादशाहनामा लिखी, औरंगजेब आया उन्होंने आलमगिरी लिखी, ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी। तो हुमायूंनामा भी हुमायूं की लाइफ के ऊपर लिखी गई किताब थी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि हुमायूंनामा लिखी किसके द्वारा गई थी, हुमायूंनामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। तो गुलबदन बेगम आप देख सकते हैं, ये है, मैंने इमेज भी दे रखी है। ये काबुल अफगानिस्तान से ही बिलोंग करती थी। और ये इनके फादर कौन थे, इनके फादर बाबर थे। और बाबर के जो बेटे थे वो हुमायूं थे। हुमायूं की बहन जो थी गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम को उस समय पे टर्किश लैंग्वेज आती थी, इसीलिए उन्होंने क्या कहते हैं, इस गुलबदन बेगम को एक काम सौंपा कि आप हुमायूंनामा लिखिए। ओके,
तो ये आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, थ्रू विच ऑफिशियल लैंग्वेज इट द गवर्न्स वर्क इन द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट के अंदर जो गवर्न्स होता था, दैट मीन जो भी सरकारी कामकाज होता था, किस भाषा में होता था। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट क्वेश्चन है। ये डिस्प्यूट क्वेश्चन इसलिए है कि मुगल दरबार के अंदर अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन इसमें पर्शियन बोली जा रही है। पर्शियन क्यों बोली जा रही है, मैं आपको ये रीजन दे सकता हूँ। रीजन सिंपल सा ये है कि जिस समय पे बाबर रहते थे, जिस समय पे अकबर लिखी गई थी, यानी कि अकबर के टाइम पीरियड पे, तो वो तो पर्शियन में थी। इसलिए मुगल काल का ज्यादातर टाइम पीरियड जो बीता है वो राजभाषा ज्यादातर पर्शियन रही है। लेकिन बाबर के टाइम पीरियड पे पर्शियन नहीं थी, वो टर्किश थी। तो आपको पर्शियन टिक करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर का तो टाइम पीरियड ज्यादा समय तक रहा ही नहीं, हुमायूं का टाइम पीरियड ज्यादा समय तक रहा नहीं, ज्यादा तो अकबर का टाइम पीरियड रहा है। और अकबर ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो है, उनके फादर जो है, मतलब दादाजी जो है बाबर, उनकी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करा, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करा। दैट इज व्हाई हम पर्शियन टिक करते हैं पेपर के अंदर। हाँ, स्पेशली आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर ने कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करा था, तो फिर आपको टर्किश लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इन विच ईयर डिड द अकबर अबॉलिश द जजिया टैक्स। देखिए, जजिया टैक्स एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स था, जो मुझे लगा कि द ग्रेट रूलर ऑफ अकबर उन्होंने हटाया, और हटाने की वजह से वो आज पूरे भारत के अंदर फेमस है। और हटाया कब उन्होंने, 1564 के अंदर उन्होंने जाके हटाया। उसका मेन मकसद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अकबर वाज अ ट्रू एंड नेशनलिस्ट रूलर, ही बिलीव दैट सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म, देखिए ये कहाँ का इंसाफ है कि मुगल लोग जो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे, और जो हिंदू लोग भारत के अंदर उस समय रह रहे थे, और उनको अपने भगवान से मिलने जाना है, तो उन्हें तीर्थ यात्रा का भी टैक्स देना पड़ता था। तो वो जजिया टैक्स के नाम से पुकारा जाता था। किस टैक्स से पुकारा जाता था? जजिया टैक्स। आपको ये याद रखना पड़ेगा, जजिया टैक्स। कौन सा टैक्स? जजिया टैक्स। ये हो रहा है दिक्कत, कोई नहीं, लेकिन आपको जजिया टैक्स याद रखना। लेकिन भाई यहाँ पे अकबर एक ऐसा बंदा था जिसने सबसे पहले इस टैक्स को हटाया, और कहा कि किसी व्यक्ति को, हिंदू व्यक्ति को अगर अपने देवता से मिलने जाना है, भगवान से मिलने जाना है, तो उसके लिए भी अगर आप पिलग्रिम टैक्स लेंगे उन लोगों से, तो उनकी कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचती है। और इसी वजह से उन्होंने इस पिलग्रिम टैक्स को, धर्म यात्रा टैक्स को खत्म कर दिया, और इसी वजह से हिंदू लोगों के दिलों में भी अकबर की जगह बनी। आपको पता है कि अकबर ने खुद ही हिंदू की जो बेटी थी उससे शादी करी थी, क्योंकि वो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते थे, वो सभी धर्मों को अपनाना चाहते थे, सभी धर्म के इंपॉर्टेंस को समझना रहते थे। इसी वजह से दैट इज व्हाई अकबर को ग्रेट रूलर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो चीज मेरी मैंने आपको बता दी कि अकबर ने ये चीज खत्म करी, लेकिन दोबारा से शासक आए थे, उन्होंने दोबारा से जजिया टैक्स को इम्पोज कर दिया था। वो कौन से शासक थे, ये भी पूछा जाता है आपसे एग्जामिनर में, ठीक है? तो इसको भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो शासक कौन से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 10, बाय व्हाट नेम वाज अकबर्स इंपॉर्टेंट पीस पॉलिसीज नेम। देखो, अकबर ने अपने साम्राज्य में शांति को कायम करने के लिए एक नीति बनाई थी। उस नीति को सुलह कुल नीति के नाम से पुकारा जाता है। सुलह कुल, सुलह कुल आपको इंग्लिश में भी सुलह कुल ही लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आप इसे ए टिक करेंगे। सुलह कुल, सुलह कुल अकबर की सुलह कुल नीति का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें लिखा हुआ है, अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्म एक ही उद्देश्य है, अतः उन्होंने सर्व धर्म समन्वय अर्थात सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग अपनाया। मतलब ऐसा ग्रेट रूलर जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भाई मुस्लिम हूँ, तो मेरी ही सारी पूरे भारत में सभी लोग मुस्लिम हो जाने चाहिए, सभी लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दैट इज वाई अकबर द ग्रेट बोला जाता है इन्हें। बहुत ही विजनरी लीडर थे ये, और इन्होंने सोचे उस टाइम पीरियड में सुलह कुल की नीति अपनाई, पॉलिसी अपनाई, जिन्होंने, इनका सिंपल सा उद्देश्य ये था कि धर्म का मतलब ये है कि सर्वधर्म अपनाना, सभी धर्म के इंपॉर्टेंट को समझना। ऐसा नहीं कि तेरा धर्म खराब है मेरा धर्म अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले इंसान होना चाहिए, इंसानियत पहले है, जो अकबर ने दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, विच मुगल रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ आलमगीर।
आलमगीर की उपाधि किसको दी गई? तो आलम से हमें औरंगजेब के बारे में समझ में आता है, तो आलमगीर की उपाधि इन्हें दी गई थी। किनको? आलमगीर नामा लिखी गई अकबर के औरंगजेब के ऊपर, इसलिए इन्हें आलमगीर बोला गया। आलमगीर का मतलब क्या होता है भाई? कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स पूरे विश्व को जीतने वाला व्यक्ति। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ये बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इनको दूसरे और नामों से पुकारा जाता है, मोइनुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, औरंगजेब, बहुत छोटे छोटे नेम से भी इन्हें पुकारा जाता है। औरंगजेब नाम हमें ज्यादा फेमस पता है, इसीलिए हमने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, व्हेन डिड औरंगजेब डाई? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1707 में मरे थे। इसके बाद आपको पता है कि मुगल डायनेस्टी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने अपनी कविताओं का संस्करण किस भाषा में लिखा? देखो अब बाबर की बात आ गई ना, मतलब बाबर की बात आए तो उन्होंने अपनी सारी चीजें अपनी मातृभाषा में लिखी होगी, वो है हमारी टर्किश लैंग्वेज, तुर्की बोलते हैं ना, तुर्की या टर्किश कुछ भी बोल लीजिए, तुर्क से बिलोंग करते थे, इसीलिए टर्किश लैंग्वेज में सारी चीजें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, Who did that following was involved in the preparing of manuscript? जब कभी भी अकबर नामा, बादशाह नामा, आलमगीर नामा, हुमायूं नामा, बाबर नामा कुछ भी लिखा गया होगा, लिखने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट तो बनाई गई होगी ना। मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता है, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियां होती है, सारी चीजें लिखी जाती है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? पेपर बनाना पड़ता है, कैलीग्राफी करनी पड़ती है, प्रिंटर बाइंडिंग करना पड़ता है, सभी करना पड़ता है भाई। इसमें तो इसका सही आंसर सभी है, आप देख सकते हो सब कुछ करना पड़ता है भाई। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, आपका रिस्पांस तो जरूर हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहिए बिल्कुल। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड स्टडी नोट्स चाहिए या चैप्टर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, तो सारी की सारी चीजें हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। 100-150 रुपए की है जो आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। मार्केट अगर आपके पास है आप वहां से परचेज करते हैं, मार्केट दूर है तो भी हमने लिंक दे रखा है, वहां से परचेज कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद है कि बच्चों को इस बार 95 प्लस स्कोर करवाना, जो मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट तो मेरे से पढ़ते ही है, वो 95 प्लस लाते लाते, लेकिन जो मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे स्टूडेंट, उनके साथ मुझे उनके साथ जुड़े रहना है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है, हमने अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से चीजें सजेस्ट की हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं जो भी चीज आपको परचेज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से चित्रकारों को जादुई कला के रूप में किसने वर्णित करा? मतलब प्रिंटिंग एज मैजिकल आर्ट। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर भी रिसेंटली आया था, रिसेंटली जो 12th के भी पेपर हुए थे प्री बोर्ड, उनमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए से अबुल फजल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग को एज अ मैजिकल आर्ट बोला। अबुल फजल वही व्यक्ति जिन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी जैसी चीजों को लिख के दिखाया था, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस व्यक्तियों में से एक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अकबर बिल्ड द फोर्ट ऑफ आगरा? आगरा के अंदर उन्होंने किला बनाया था, आगरा का किला, वो उन्होंने बनाया कब था? आप देख सकते हो 1960s के 50-60s में बनाया था, सी इसका आंसर है। असल में बनाया उन्होंने 1965 में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अकबर जी मर गए थे। अकबर के मरने के बाद आप देख सकते हो शाहजहां, उनके जो ग्रैंड सन थे शाहजहां, उन्होंने इसको बाद में जाके कंप्लीट करवाया था, और उन्होंने भी क्रिएशन करके दिखाई थी चीजों की। मतलब शुरुआत 1565 में नींव रख दी गई थी, बन भी गया था काफी हद तक आगरा का किला, लेकिन उनके मरने के बाद शाहजहां ने भी उसके अंदर काफी और चीजें क्रिएट करी। और अब जाके अकबर देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है वो, है ना, मैं भी गया हूँ अपनी लाइफ में वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द यूज ऑफ वर्ड डैश रेफर द डोमेस्टिक वर्ड इन द मुगल्स। मुगल अपनी घरेलू दुनिया को इस्तेमाल करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो है हरम। हरम इज अ शब्द जहां पे वो अपने डोमेस्टिक वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं। ये शब्द पूछा हुआ है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बच्चे इससे ताल्लुकात नहीं रख पाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हरम शब्द जो है पर्शियन में बोला जाता है, जिसका मतलब सीक्रेट प्लेसेस होती है। नेक्स्ट है 18, whose daughter was गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम वही है जिन्होंने अकबरनामा लिखा, और वो किन की बेटी है? बाबर की बेटी है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक आपका क्वेश्चन था, तो आप इसे क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे।
तो ये देख रहे हो कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ Whose finance minister was टोडरमल। टोडरमल किसके फाइनेंस मिनिस्टर थे? अकबर के। अकबर एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अलग धर्म के व्यक्ति को अपने कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। मतलब आपने अकबर के 9 रत्न के बारे में पढ़ा होगा। 9 रत्न जो थे अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे, जो अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस हिसाब से उन्होंने इतना मतलब तगड़ा सोचा होगा। तो टोडरमल जो थे, देख सकते हैं आप, वो अलग धर्म से थे लेकिन अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा, अकबर की पसंदीदा लेखन शैली। ये क्वेश्चन तो आप लिख के ले लीजिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। देखिए लॉजिक है इसके अंदर। लॉजिक क्या है? आपको पता है कि हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद हमारी उर्दू है ना, फिर पर्शियन है, बहुत सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी किसी न किसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। लेखन शैली, राइटिंग स्टाइल में लिखी जाती है ना। पंजाबी भी है भाई, पंजाबी भी है। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि ये अपनी एक स्टाइल है। मैं हिंदी लिखता हूँ तो मैं उसे हिंदी में नहीं, उसे देवनागरी लिपि में लिखता हूँ, है ना। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि आपको ये बताना है कि अकबर की पसंदीदा लेखन शैली क्या थी। देखो इतना तो कंफर्म है, पर्शियन जो थी, जो पर्शियन इस्तेमाल करी जा रही है वो लिखी जा रही है उर्दू के अंदर ही है। लेकिन उर्दू को लिखने के लिए जिस शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो शैली है कौन सी? वही चीज शैली अकबर को पसंद थी और वो है हमारी नस्तलिक। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट खींच के आपको समझाने की कोशिश की हुई है। आप नॉर्मल सा बस ये समझ सकते हैं कि हमें भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और आज इसका आविष्कार हमने इसलिए करा ताकि हम इंफॉर्मेशन दूसरे प्लेस पे पहुंचा सके। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू भाषा जो है वो नस्तलिक लिपि में लिखी जाती है। दैट इज वाई यहाँ पे अकबर को नस्तलिक लिपि जो है वो पसंद थी। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसे इंफॉर्मेटिव रखा है। वीडियो कैसी लग रही है आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।